जनसंख्या नियंत्रण के बारे में क्यों सोचना जरूरी है, इस पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मनु गौर साहब, जो कि टैक्सएप के एक्सपर्ट हैं। जनसंख्या को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। मनु साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, जनसंख्या कितना बड़ा संकट है और क्या उसके बारे में देश में, विदेश में, दुनिया में सोचा जा रहा है, और अगर सोचा जा रहा है तो उपाय क्या काफी है? देखिए, सबसे पहली बात, जनसंख्या अगर समस्या नहीं होती तो आज हम यहाँ पर खड़े ना होते जी। तो जनसंख्या वास्तव में हमारे देश नहीं, इस सृष्टि के लिए, इस दुनिया के अस्तित्व के लिए एक बड़ी समस्या है। और इस समस्या का ध्यान ये नहीं कि ये अभी आ रहा है। जब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का गठन किया गया, जब हमारी दुनिया की आबादी 500 करोड़ पहुंची, तभी एहसास कर लिया गया था इस विश्व के द्वारा कि भविष्य में इस अधिक जनसंख्या के कारण ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जितनी भी समस्याओं की हम बात करते हैं, पर्यावरण की इतनी बड़ी समस्या की बात करते हैं, वो सारी की सारी समस्याओं की वजह से ये सृष्टि शायद रहने के लायक नहीं रहेगी। अभी हाल ही में 2017 में बड़े विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि मानव सभ्यता को अगर इस धरती पर बचना है तो अगले 100 वर्ष में उन्हें नए ग्रह की खोज करनी होगी बसने के लिए, जिस रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन आंकड़े, सरकारी आंकड़े, विभिन्न तरह की संस्थाओं के आंकड़े सिर्फ और सिर्फ कुछ और कहते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन वास्तविकता सबको पता है कि क्या है। मेरे ख्याल से चर्चा इस विषय पर अब करने की कोई आवश्यकता नहीं बची है कि जनसंख्या वास्तव में हमारे देश के लिए समस्या है या नहीं। अभी जैसा आपने बताया कि कितने संसाधन हमारे देश में हैं और कितने लोग उन संसाधनों पर का लाभ लेते हैं। सच्चाई ये है कि अब आवश्यकता इस चीज़ की है कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करा जाए। इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ऐसा नहीं है कि भारत आज सोच रहा है पहली बार। 1931 में शुरुआती दिनों में जब सोचा गया पूरे विश्व में कि हमें प्लान्ड पेरेंटहुड देखना है, एक सीमित परिवार की ओर देखना है, तो 1931 में हमारे देश में पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक स्थापित किया गया था मार्गरेट सेंगर के द्वारा। 1952 में हमारे तत्काल एकदम आज़ादी के एकदम बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चिंता थी कि अगर हमारी जनसंख्या आगे बढ़ी इसी रफ्तार से तो ये भारत पुनः विश्वगुरु नहीं बन सकता। तो 1952 में पहली बार दुनिया में पहला देश भारत था जिसने अपना ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करा। 1974-75 में क्या हुआ सबको पता है। लेकिन अफसोस कि हमारे देश में इस मुद्दे को हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स के तौर पे देखा जाने लगा, खास तौर से 1975 के बाद, जब इमरजेंसी के बाद सरकारें गिरी और उसके बाद किसी ने भी इस विषय को छूना, इस विषय पे चर्चा करनी बिल्कुल बंद कर दी जी। शायद 1975 में अगर ये सही ढंग से किया जाता तो शायद आज भारत की जो वास्तविक दुर्दशा है वो नहीं होती, क्योंकि मानव अस्तित्व के लिए 3 चीज़ें जीने के लिए चाहिए: सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए शुद्ध पानी और जीवित रहने के लिए, भोजन करने के लिए शुद्ध भोजन। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से जो राइट टू लाइफ हमें दिया गया है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, तो ये तीनों ही चीज़ें जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं वो हमारे देश में पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। हर साल हमारे देश में 15 लाख लोग सिर्फ वायु प्रदूषण से मरते हैं। अभी दीपावली का त्यौहार आने वाला है और दिल्ली पूरी बंद हो जानी है घरों के अंदर जी। तो ये सच्चाई है। तो अब हमें चिंता करनी चाहिए कि इसे नियंत्रित कैसे करा जाए, इसके उपायों के विषय में मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि शिक्षा एक बहुत बड़ा मापदंड है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा, जिस देश में दुनिया के पहले 2 विश्वविद्यालय शुरू हुए, जिस देश ने दुनिया को इकोनॉमिक्स सिखाई, वो देश के बच्चे आज इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? आज दुनिया के टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अब हम क्वालिटी पे नहीं ध्यान दे रहे, अब हमें क्वांटिटी पे ध्यान देना पड़ रहा है। हमें ज़्यादा विश्वविद्यालय खोलने पड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा विद्यालय खोलने पड़ रहे हैं। तो इस कारण
आप किस तरह से शिक्षित कर पाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे पाएंगे। देखिए, मैं मैडम की बात पे एक चीज़ कहना चाहूँगा जो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा। ये विषय जब हमारे सामने आया तो हमने पूरे देश में ऐसी महिलाओं का सर्वे कराया जिनके 5 से ज़्यादा बच्चे थे जी। उनके सबके लाइफ स्टोरीज, स्टेटमेंट्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। हमें दूर आदिवासी गांव की कोई आदिवासी महिला ऐसी नहीं मिली और कोई पढ़ी लिखी महिला ऐसी नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहती है। सबने ये कहा मुझे अपने पति की वजह से, साहब शराब पी के आता है रात को और कुछ बेटा चाहिए, सास की वजह से, जेठानी की वजह से, ननद की वजह से, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे इसकी वजह से। तो वास्तव में जब कोई महिला करना ही नहीं चाहती और हम बात करते हैं उसे एजुकेट करने के रिप्रोडक्टिव राइट्स की, सर एक गरीब महिला को भी पता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से उसकी हड्डियां खराब होती हैं जी। लेकिन विषय क्या है, हमने उसे मना करने का अधिकार नहीं दिया जी। जरूरी है उस महिला को हम ऐसे कानून की ताकत दें जो वो अपनी सास को बोले 2 बेटियों के पैदा होने के बाद कि माता जी मैं बेटे के लिए तीसरा बच्चा पैदा कर तो लेती, लेकिन ये कानून बीच में आता। बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज है, एक सवाल मनु साहब मैं पूछना चाहता हूं, जब भी जनसंख्या कानून की बात आती है या इसे लेकर कोई सरकार नीति बनाने की बात आती है तो इसे समुदाय विशेष से क्यों जोड़ा जाता है और उसको लेकर फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है, जबकि जो आंकड़े संजय मिश्रा बता रहे हैं वो इसके बिल्कुल इतर हैं। यानी कि पूरा देश सहमत है कि वाकई एक बड़ी समस्या है जिसे खत्म होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो पीछे खींचती है कदम। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा इस विषय में। 70 के दशक में दुनिया के 2 बड़े देश, एशियाई देश चीन और भारत, जिन दोनों की जनसंख्या मिला के 35-36% पूरी दुनिया की जनसंख्या की होती थी, उन दोनों देशों ने 70 के दशकों में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करे। फॉरेन इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप्ड देशों को चिंता हो गई क्योंकि हम उनकी नज़रों में सिवाय बाजार के और कुछ नहीं। तो उन्हें चिंता हो गई कि अगर इन्होंने जनसंख्या अपनी कंट्रोल कर ली तो हमारा माल कहाँ बिकेगा। तो फॉरेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस हो गई। ICPD 1994 में करा गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें भारत भी सिग्नेटरी है। और किसी भी तरह के कानून ना बनाए ये देश तो उन्हें रोका गया। जो भी लोग यहाँ पर जो धर्म और जाति की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, जनसंख्या जैसे गंभीर विषय में, वो दोनों तरफ हैं लोग। 8-10 इधर हैं, 8-10 उधर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है पूरे देश में। वो सारे के सारे लोग ऐसे बड़े देशों के, बड़े बाजारों के, बड़े लोगों से उनके पास कुछ ना कुछ साफ फंडिंग पहुंचती होगी, कुछ ना कुछ पैसा पहुंचता है, तभी ये लोग सिर्फ इस बीच में रुकावट, अड़चन पैदा करने का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं जिन्हें अपने ह्यूमन राइट्स की चिंता है, लेकिन जिस बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं उस बच्चे के ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है जी। तो रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करते हैं लेकिन महिला के साथ क्या उत्पीड़न हो रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन उसके उत्पीड़न की तरफ ध्यान नहीं है जी। तो ये सारे लोगों को एक काम करना चाहिए, सरकार को भी, विपक्ष तो बोलेगा, खास तौर से क्योंकि जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस दल की सरकार है उन्हें अपने दल के उन नेताओं के मुंह पे जरूर ताले लगवाने चाहिए जो इसे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वो चाहे इस तरफ हो और चाहे वो आजम खां या वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, इनके मुंह पे आप गिनती के 10-20 लोग हैं पूरे देश में जी। इनके मुंह पे ताला लग जाएगा, ये जनता को बरगलाना बंद कर देंगे और इस देश में कानून बन जाएगा।